नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों एनसीईआरटी का जो प्री और मेंस का बैच है उसका पहला लेक्चर लेकर हाजिर हैं। इसमें आज वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे, चैप्टर 9 है, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे। और इसमें बेसिकली हम कोशिश करेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले का समय क्या था, किस तरह से जो कारण थे, वहाँ जो माहौल था, सोसाइटी थी, उसने फोर्स किया कि फ्रेंच एक यानी फ्रांसीसी क्रांति हो। तो बड़ा अच्छा सा वीडियो रहेगा। आपको यहाँ तक ये भी पता लगेगा कि डेमोक्रेसी यानी कि जो जनतंत्र है, लोकतंत्र है, वो कैसे शुरू हुआ, ये इसके भी आपको बातें पता लग जाएंगी। तो बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर होगा। मैंने कहा था एनसीईआरटी के लिए एक जो कोर्स है वो लेकर आएंगे हम। बहुत लोगों ने इसके लिए बोला था। 100 डेज़ का एक कोर्स है, इसमें प्री और मेंस दोनों की तैयारी कराई जाएगी। और आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो 8317040152 पे कॉल करके। नए बच्चे हैं उनकी फ़ीस 2999 है, 2999 2999। और जो पुराने बच्चे रहे हैं जो पीसीएस गुरुजी के, उनकी फ़ीस 1499 है। ठीक है, तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, बहुत अच्छा कोर्स चलेगा। बाकी वीडियो एंजॉय कीजिए। एनसीईआरटी का क्लास 9 का पहला चैप्टर है ये। एनसीईआरटी की बुक्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल आंखें बंद कीजिए और फील कीजिए हिस्ट्री को। ये सब जो भी पीडीएफ है ना, ये सब मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब पढ़ लीजिएगा। यहाँ मेरी कोशिश आपको लाइन टू लाइन पढ़ाने की नहीं है। यहाँ मेरी कोशिश है कि आप फील करो। जब आप फील नहीं करोगे अब मज़ा नहीं आएगा। एनसीईआरटी हो या कोई भी हो, हिस्ट्री को तक फील करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आंखें बंद कीजिए और फील कीजिए कि कैसा वक्त है यूरोप का, वो काल जो लगभग 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक चला। मतलब 8th सेंचुरी से लेकर 1800 सेंचुरी तक की 18th सेंचुरी तक चला ये। ठीक है, ऐसा टाइम जब यूरोप बिल्कुल अंधकार में था, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कुछ नहीं था, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई भी तरक्की नहीं थी। जो आज जिस तरह से झंडे गाड़ दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत ही सामंतवादी प्रथा थी। सामंतवादी भी पढ़ेंगे क्या होता है, फ्यूडल सिस्टम पढ़ेंगे अभी हम। पूरा यूरोप छोटे छोटे राजाओं में डिवाइड था, किंगडम्स में डिवाइड था। राजा ये आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, जैसे हिंदुस्तान में थे, आपस में लड़ते रहते थे, वहाँ पर भी चलता रहता था। एक राजा को हरा के उसका एरिया कैप्चर कर लिया। ठीक है, इससे उनके पैसे में बॉन्ड और उनके राज्य में बढ़ोतरी हुई, साथ में उनकी इज्जत में बढ़ोतरी हुई। जो सोसाइटी हुआ करती थी वो अमूमन सामंतवादी सोसाइटी थी, फ्यूडल सिस्टम था। फ्यूडल सिस्टम का मतलब क्या होता है, देखिए 3 हिस्से थे उस समाज के, यूरोप के समाज के। पहला सिस्टम था क्लर्गी, यानी क्लर्गी का मतलब होता है पादरी। दूसरे थे आपके नोबेल्स, ठीक है, जो कि ऑफिसर होता था, जो राजा के ऑफिसर्स होते थे। और तीसरा होता था पीजेंट्स, यानी कि किसान। अब जो फादरी और जो नोबेल्स होते थे, सारी इकोनॉमिक पावर, पॉलिटिकल पावर, सारी तरह की पावर्स इनके हाथ में होती थी। जैसे आप हिंदुस्तान की अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी सिस्टम है, जो पुजारी है या जो राजा का खास आदमी है, नोबेल है, उसके पास ही सारी पावर है। आम आदमी के पास कुछ है ही नहीं इसके पास। हिंदुस्तान का भी इतिहास ऐसे ही रहा है, मोरलेस। ये जो दोनों थे नोबेल्स और फादरी, इनको सभी सुविधाएं थी। यहाँ तक कि जो टैक्स लगाते थे वो टैक्स भी ये लोग पे नहीं करते थे। टैक्स एजेंशन इनको था, कोई टैक्स पे नहीं करेंगे। टैक्स कौन पे करता था? टैक्स पे करते थे पीजेंट्स, यानी कि जो किसान होते थे, जिनकी जनसंख्या 90% हुआ करती थी। सारा टैक्स वो पे करते थे, बल्कि बदले में ना उनके पास कोई इकोनॉमिक पावर थी, ना कोई पॉलिटिकल पावर थी, कुछ नहीं था। बेचारा बस वो काम करता था नोबेल के पास, ठीक है, और उसका जीवन यापन इसी चलाता था। अच्छा, ये 3 सिस्टम तो थे, चलो कि फादरी हो गए, आपका नोबेल्स हो गए और आपके पीजेंट्स हो गए। इन सबको कंट्रोल करता था एक राजा, जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट मोनार्की, निरंकुश तानाशाह। निरंकुश मतलब कि जो राजा था वो ये कहता था कि मैं तो भैया भगवान का भेजा हुआ बंदा हूँ, आई एम द शेडो ऑफ द गॉड। मैं भगवान की परछाई हूँ, मेरे पास डिवाइन राइट है, मेरे पास राइट्स हैं, मेरे पास हक है, अधिकार है कि मैं लोगों पर राज करूँ। मुझे ईश्वर ने राइट दिए हैं। मैं किसी के लिए ऑथराइज नहीं हूँ, मैं किसी भी लोगों को जवाब नहीं दूंगा। जैसे नहीं कि पार्लियामेंट है या कोई कमेटी है जिसके कि राजा कुछ करेगा और कमेटी के सामने उसको प्रूफ होना पड़ेगा। नहीं, राजा बोलता भैया होल एंड सोल मैं ही हूँ। जैसे लुइस 14 ने बोला था, आई एम द स्टेट। क्या महिष भगवान हूँ, इसे था ना, जो उसके सेक्रेट गेम्स में था, नवाजुद्दीन सिद्दीकी बोलता मैं कभी कभी मुझे लगता है कि महिष भगवान हूँ, तो वही था, आई एम द स्टेट। ये लुइस 14 ने बोला था कि मैं हूँ तो स्टेट है, और मुझसे अलग स्टेट नहीं, मतलब देश मुझसे अलग नहीं है, मैं जो चाहूँगा मैं करूँगा। अब यही थोड़ा सा बवाल था थोड़ा फादर में और
इन राजाओं में। अब राजा होते थे वो इन पे कंट्रोल रखते थे, कोई इनको अथॉरिटी नहीं, कोई किसी के खिलाफ इनको कुछ कोई प्रूफ नहीं चाहिए। ये कानून भी यही थे, जो चाहे वो कानून बना सकते थे, जो चाहे किसी का कोई केस है तो उसके खिलाफ ये मतलब फैसला दे सकते थे। तो कोई कोर्ट का सिस्टम भी नहीं था। अच्छा, जो राजा होते थे क्या करते थे, वहाँ पर एक जागीरदारी सिस्टम थी। अब उस जिसे हम कहते हैं फ्यूडलिज्म, सामंतवादी। इसमें क्या होता था कि राजा जो था वो ज़मीन का एक टुकड़ा किसी व्यक्ति को दे देता था, यानी खासकर नोबेल को दे देता था। बोलता था कि देखो ये ज़मीन का टुकड़ा मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसके बदले में तुम्हें वहाँ पर जो लोग हैं जो खेती कर रहे हैं उनसे तुम्हें टैक्स कलेक्ट करना है। टैक्स कलेक्ट करने के साथ साथ तुम्हें वहाँ पर अगर जो राजा को सैनिक की ज़रूरत पड़ती थी तो वो तुम्हें वो सैनिक की सप्लाई भी करनी है, तुम्हें वो लोगों को सैनिक के रूप में भेजना भी है तुम्हें। तो इस तरह से फ्यूडल सिस्टम, सामंतवादी सिस्टम था। जो लोग थे वो अमूमन जो नोबेल होता था उसके ही कंट्रोल में रहते थे और राजा से उनका इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं था। राजा भी कोई ज़्यादा इन पर कोई ख्याल नहीं रखता था और एक तरह से कोई वेलफेयर स्कीम नहीं थी, कोई मनरेगा नहीं था, कुछ नहीं था। बस वो जो था वो करते रहते थे। मतलब जो नोबेल है थोड़ा बहुत वो ज़्यादा उनके खेतों में काम करते थे और उससे पैसा कमाते थे जिससे जीवन यापन होता था। उसके ऊपर वो टैक्स भी लगता था उनके ऊपर, टैक्स भी पे करते थे। कोई राइट्स तो थे ही नहीं उनके पास, कोई इकोनॉमिक राइट्स नहीं, कोई इनके पास पॉलिटिकल राइट्स नहीं। अगर कोई बेचारा पीजेंट के रूप में पैदा हो गया है तो वो उसको नोबेल बनने में, यानी कि अगर वो अपने चाहे कि एक जनरेशन से मतलब एक पायदान से दूसरे पायदान में आना चाहता है, वो पीजेंट से अगर नोबेल बनना चाहता है तो उसमें कई जनरेशन लग जाती थी, सदियाँ बीत जाती थी। कोई आदमी तरह गरीबी से उठ पाता ही नहीं था क्योंकि कोई मौके ही नहीं थे ऐसे। ऊपर से जो फादर लोग थे वो टैक्स भी लगा देते थे उनके ऊपर। ठीक है, ठीक एक टैक्स होता था, वो छोटा मोटा टैक्स एक किसानों पर लगा सकते थे, वो भी मतलब एक तो टैक्स पे नहीं करते थे फादर लोग, दूसरे बार टैक्स लगा के वो पैसा भी कलेक्ट करते थे, साथ में दान दून भी लेते थे। दान वान मिलने से क्या हुआ कि फादर ये तो चर्च था बहुत मजबूत हो गया, पैसा ही मिल गया बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब पैसा वगैरह बहुत ज़्यादा मिल गया तो क्या हुआ कि जैसे कि चैप्टर 1 देखते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे पावर डिस्प्यूट भी हुआ, बल्कि होता था ज़्यादा, तो खैर डिस्कस नहीं करेंगे इस पर क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा ऑप्शन सब्जेक्ट पे चला जाएगा। कि पावर डिस्प्यूट होता था कि राजा में और एक चर्च में। राजा कहता था कि भाई मुझे डिवाइन राइट्स हैं, मुझे देवता ने, भगवान ने मुझे भेजा है, तो मैं किसी के लिए ऑथराइज़ नहीं हूँ। जो चर्च बोलता था कि नहीं हमें तो देवता के जो एजेंट तो हम ही हैं, ठीक है, आप भगवान पे कैसे अब क्लेम कर सकते हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इनका विवाद रहता था, लेकिन वो मुद्दा भी यहाँ पर डिस्कस करने का नहीं है। अच्छा, अब आपने देख लिया कि माहौल वहाँ का बड़ा ख़राब था, टैक्सेस लग रहे थे, सब कुछ इस तरह से दिक्कत थी। इसी बीच में लुइस XIV पैदा हुए। लुइस XIV ने कहा कि आई एम द स्टेट। वो तो इतना खतरनाक था, उन्होंने बहुत टैक्स लगाए, उसके बाद स्थिति और बद से बदतर कर दी। लुइस XIV के मरने के बाद लुइस XV और लुइस XVI आते हैं। लुइस XVI आते हैं जो खासकर हमारे इस कैरेक्टर इस में वीडियो में काम आएंगे, वो लुइस XVI। अब लुइस XVI साहब थे, आदमी ठीक ही ठाक थे। अब चूँकि उन्होंने एक ऑस्ट्रियन लड़की शादी कर ली, एक राजकुमारी से, एक ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, उन्होंने शादी की। और चूँकि वहाँ पे क्या था कि उस समय फ्रांस में जो राजा हुआ करता था वो बहुत लैविश लाइफ जीते थे। लैविश मतलब है कि बहुत ही खर्चा करते थे, बड़े बड़े पैलेस बनाते थे, महल बनाते थे, ज़िंदगी बड़ी मस्त जीते थे। बाकी पब्लिक ऐसी तैसी उनकी हो रही है, लेकिन ये लोग बड़े मस्त लाइफ जी रहे हैं अपने। इसी बीच में जब बात है 1789 की बात हो रही है, ठीक है, बात करते हैं जो ये फ्रांसीसी थे, इन्होंने अमेरिका में जो बवाल चल रहा था ब्रिटेन में और अमेरिकन कॉलोनीज़ में, ब्रिटेन में और अमेरिकन कॉलोनीज़ में जो विवाद चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, जो अमेरिकन कॉलोनीज़ थी, 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ थी, वो कहती थी हमें आज़ादी चाहिए आपसे, ब्रिटेन से। तो इस विवाद में फ्रांसीसी घुस गए, मतलब मान न मान मैं तेरा मेहमान के रूप में। फ्रांसीसी कोई मतलब नहीं था, बस फ्रांसीसी जलन कुड़न की फीलिंग के साथ वो उन्होंने 13 जो कॉलोनीज़ थी जो कि ब्रिटेन से अलग होना चाहती थी, उनको सपोर्ट करने के लिए फ्रांसीसी घुस गए और इस चक्कर में उन्होंने बेइंतहा पैसा इन्वेस्ट किया। क्यों? किसी तरह से ब्रिटेन आगे ना जाए, ब्रिटेन को मतलब सबक सिखाना, क्योंकि ब्रिटेन ने इनको बहुत हार दी थी फ्रांसीसियों को। अब भैया ठीक है, आप ब्रिटेन तो हार गया, 2 कॉलोनीज जीत गई, बट आपके ऊपर जो कर्जा आ गया, क्योंकि आपने लड़ाई तो आपने लड़ी थी, अब जब कर्जा आ गया आपके ऊपर तो अब कर्जा चुकाना भी पड़ेगा। क्योंकि कहीं कर्जा तो है जो राजा को मिला है, किसने दिया? कोई देने वाला तो होगा ना, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होंगे उन्होंने राजा को दिया होगा लोन। जैसा आज के भी ज़माने में है, अगर सरकार को पैसा चाहिए तो सरकार किसी से लोन लेती ना, मतलब वर्ल्ड बैंक तो चलो ले लिया, लेकिन किसी जो इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन उनसे भी तो लोन लेती है। तो लोन ले तो लिया, लेकिन सरकार को देना भी तो पे करेगा, क्योंकि सरकार बोलती है ना कि आप मुझे पैसा दो, मैं आपको 10% का 10% का आपको ब्याज में दूंगा, तो वो ब्याज भी तो देना है।
अब ब्याज देना है तो पैसा कहाँ से आए, क्योंकि हमने तो अय्याशी में सब उड़ा दिया, हमने महल बना रखे हैं, बड़े बड़े महल बनाए हैं, हम दारू पीते हैं, वाइन पीते हैं, अच्छे से खाना खाते हैं और मस्त ज़िंदगी काटते हैं, लेकिन अब पैसा वापस कहाँ से करें, क्योंकि जो देनदार हैं वो पीछे पड़ गए हैं कि नहीं पैसा दो पैसा दो। तो लुईस 16 ने कहा कि यार एक काम करते हैं, देखिए सर एनसीटी लिखा हुआ, ठीक है। लुईस 16 ने कहा कि यार देखिए ऐसे काम करते हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा दुखी कर रहे हैं, हम लोग टैक्स बढ़ा देते हैं, जो सबसे आसान जो एक तरीका होता है। देखिए मैं सब पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, आपको ये सब चीज़ें कोई उसमें वाली बात नहीं है, ये सब पढ़ चुके हो, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, इसमें इनका टैक्स बढ़ा देते हैं और टैक्स बढ़ाने से जो पैसा रिकवर होगा उससे हम दे देंगे पैसा, ठीक है भाई। अब टैक्स बढ़ा तो दिया जाए, क्योंकि अभी तक टैक्स के भरोसे चल रहा था सब कुछ फ्रांस का, लेकिन टैक्स ऐसे बढ़ा सकते नहीं थे आप, क्योंकि टैक्स बढ़ाने के लिए उस समय जो माहौल था फ्रांस का कि आपको वहाँ पे एक स्टेट जनरल एक असेंबली, यानी कि एक पब्लिक की एक मीटिंग होती थी, वो आपको ऑर्गेनाइज करनी पड़ती थी। और वहाँ पर जो राजा है प्रपोज़ करता था कि भैया देखो महंगाई बढ़ गई है, टैक्स बढ़ाना ज़रूरी है, राजा के पास पैसा नहीं है, तो अगर जो असेंबली है वो राजा मान जाती है तो टैक्स बढ़ा सकता था। ये कुछ ऐसा माहौल था वहाँ पर। एब्सोल्यूट मोनार्की तो था, मतलब निरंकुश शासन तो था, लेकिन सिस्टम क्या था कि वो एक मीटिंग कॉल की जाएगी जिसको स्टेट जनरल कहा जाएगा, और इसमें तीनों वर्ग के लोग जैसे कि पादरी, नोबल्स और पीजेंट्स, तीनों लोग अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे, ठीक है। वहाँ पर मीटिंग होगी और ये फैसला किया जाएगा कि टैक्स बढ़ने चाहिए या नहीं बढ़ने चाहिए। इसे कहते हैं स्टेट जनरल, ठीक है। अब ये चीज़ें वहाँ पर हुई, राजा ने कहा कि चलो भाई बुलाते हैं इनको, मीटिंग को बुलाते हैं। अच्छा, अब मीटिंग तो चलो बुला लेते हैं, मीटिंग की तो बात हो गई, ठीक है। अब सबने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजे। जो फादर थे लोग थे, जो क्लर्की ग्रुप था, पादरी ग्रुप था, वो लगभग 300 लोगों का रिप्रेजेंटेटिव वो आए, जो कि पादरी लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। 300 लोग वो आए जो कि नोबल्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और 600 लोग वो आए जो कि पीजेंट्स यानी किसानों को रिप्रेजेंट कर रहे थे। 600 ये लोग, क्योंकि 90% जनसंख्या नहीं की थी ना, और 300 वो लोग जैसे कि फादरी के लिए और नोबेल्स के लिए। जो फादर थे और जो नोबेल्स थे वो आगे बैठ गए, और आम आदमी का रिप्रेजेंटेटिव जो पीछे बैठ गया बेचारा, जाके खड़ा रहा बेचारा वहाँ पे। मीटिंग स्टार्ट हुई, लेकिन मीटिंग स्टार्ट होने से पहले बता दूँ कि रिप्रेजेंटेटिव थे कौन ये लोग। ये जो रिप्रेजेंटेटिव थे असल में जो एक किसान होते हैं, जैसे अब देखिए अब किसान है, उसमें से कुछ क्या है, कुछ लोग थोड़ा सेविंग वेविंग करके, थोड़ा जुगाड़ लगा के, कुछ लोग बिजनेस करके थोड़ा सा मालदार होना शुरू हो जाते हैं। होते वो पीजेंट्स है, किसान नहीं है, तीसरे तबके के लोग होते हैं, लेकिन होता है ना कि कुछ गरीबों में से कुछ एक दो ऐसे थोड़े स्मार्ट होते हैं जो थोड़ा पैसा इकट्ठा करके बिज़नेस के मौके ढूंढ ढांढ के कुछ 2-4 पैसा इकट्ठा करते हैं। तो ऐसे कुछ लोग जो थोड़ा बहुत बिज़नेस के माध्यम से पैसा इकट्ठा कर पाए, थोड़ा बहुत पढ़ाई कर पाए, थोड़ा बहुत वो अच्छी पोजीशन पर आ पाए, ऐसे लोगों ने एक मध्यम वर्ग बना दिया। किसानों का, पीजेंट्स का एक मध्यम वर्ग बन गया, एक वर्ग निकला जो कि पीजेंट्स का, किसानों का था, लेकिन उसमें से कुछ लोग जो पढ़ पाए, कुछ नौकरी पे आ पाए, कुछ वकील बन पाए, कुछ थोड़ा पैसा जमा कर पाए, बिजनेसमैन बन पाए। तो असल में इन्होंने एक मध्यम वर्ग क्रिएट किया। अब ये जो मध्यम वर्ग है ये थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, थोड़ा समझता है, थोड़ा जानता है, दुनिया देखी है इस बंदे ने, इन लोगों ने, ठीक है। अब ये लोग हैं, ये लोग जॉन लॉके की किताब भी पढ़ते हैं। जॉन लॉके एक फ़िलासफ़र थे। उन्होंने कहा कि भाई अभी अब जैसे जनरल असेंबली से पढ़ेंगे कि हर व्यक्ति को अपना वोट डालने का अधिकार है, इस तरह से उनको जॉन लॉके ने कहा था, तो उसको भी पढ़ते हैं। ये रोसो को पढ़ते हैं। रोसो कहता है कि जो राजा में एक प्रजा में, लोगों में, और जो उसका रिप्रेजेंटेटिव है, चाहे वो उसका कोई नेता हो चाहे राजा हो, उसके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। मतलब एक किसी बात पे लेकर होना चाहिए कि भाई हाँ कितना तुम्हें काम करने की छूट है, कितना तुम काम कर सकते हो, इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ये रूसो ने कहा इस तरह से। तो ऐसी कुछ अच्छी अच्छी बातें कही गई जो कि डेमोक्रेसी, आज के हिसाब से अगर बात करें तो डेमोक्रेसी की को बात बोलती हैं, वो इक्वालिटी की, बराबरी की बात बोलती हैं। ऐसी कुछ बातें ये कुछ फिलोसफर्स ने बोला। अब चूँकि मध्यम वर्ग थोड़ा पढ़ा लिखा था, इन्होंने पढ़ा और इनको मज़ा भी आया कि ये बात तो सही बोल रहे हैं लोग। तो अब क्या किया जाए, इन्होंने क्या किया, अब जैसे इन्होंने बात करना शुरू किया। अब मान लो किसी रोसो ने कोई किताब लिखी या जॉन लॉके ने कोई किताब लिखी, तो ये पढ़ते थे और
ज़ोर ज़ोर से बोलते थे। जैसे कि मान लो नाई की दुकान में बैठ जाते 4 लोग, अब 2 लोग बाल कटा रहे हैं और 4 लोग बैठे हुए हैं, तो एक आदमी ज़ोर ज़ोर से बोल रहा है, तो जो लोग पढ़ नहीं पाते थे, जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो वो लोग सुनते थे कि अच्छा बात तो सही कह रहा है भाई जॉन लॉक, तो यार सबको बराबरी होनी चाहिए, ठीक है। बल्कि जॉन लॉक ने एक बात ये कही थी कि कोई डिवाइन राइट नहीं है, राजा कोई भगवान का भेजा हुआ वो नहीं है, तो इसको भी मतलब इसको भी अगर कुछ काम करेगा तो इसको भी एक रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। तो भाई सबने कहा नहीं बात तो सही बोल रहे हैं यार, ये तो यहाँ बात होती इक्वालिटी की, ठीक है। रोजो ने बोला कॉन्ट्रैक्ट के बारे में उसका, तो बोला कि नहीं ये तो बात सही कह रहे हैं, क्योंकि भाई थोड़ा सा जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव हो वो तो उसको कुछ क्या करने का हक है या नहीं हक है, तो एक थोड़ा सा पता तो लगे इस चीज़ों को लेकर। तो इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, बात आपस में डिस्कशन की जा रही है, गप्पों के रूप में, बातों के रूप में लोग पढ़ के सुना रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, जिनको पढ़ना नहीं आता तो उनको समझा भी जा रहा है, पिक्चर्स के रूप में, सिम्बल्स के रूप में बात की जा रही है, ठीक है। तो इस तरह से बात की जा रही है। अब ये माहौल बन गया, थोड़ा सा लोगों को एक जागरूकता आ गई कि नहीं यार बातें तो सही हैं और ऐसा होना ही चाहिए, हम तो फालतू में वगैरह, और हमें भी हक चाहिए। तो जब ये रिप्रेजेंटेटिव, ये स्टेट जर्नल में लोग आते हैं, ये 300-600 रिप्रेजेंटेटिव आते हैं जो कि 90% ऑफ जो पीजेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये पहुँचते हैं तो कहते हैं भैया एक चीज़ है हमारी मांग। अच्छा, वो साथ में अपने साथ 40,000 लेटर्स भी लेकर आते हैं, जो आम लोगों के शिकायतें होते हैं, अब सुझाव होते हैं, वो लेकर भी आते हैं। अच्छा, अब राजा को तो टैक्स राइज़ करना है, टैक्स बढ़ाना है। अब टैक्स बढ़ाने के लिए ये था कि एक वोट था पादरियों का, सब मिला के एक वोट देंगे, एक वोट होता था जो नोबेल्स है वो लोग थे, और एक वोट होता था जो पीजेंट्स क्लास थे उनका था, ठीक है। तो एक वोट उनका 3 वोटों में से। अब राजा को 2 वोट चाहिए होते थे, तो आराम से राजा ले लेता था, क्योंकि टैक्स बढ़ाने की बात आती तो भाई ना फादरों पे लगता था ना वो नोबेल्स पे लगता था, तो जब टैक्स बढ़ा भी देंगे तो अल्टीमेटली जो पीजेंट्स हैं उन पे लग जाएगा, ठीक है। अब पीजेंट अगर विरोध कर भी देगा तो जो फादर और नोबेल के जो लोग आए हैं वो टैक्सेशन को वजह से बोल देंगे, तो टैक्स पास हो जाएगा, कानून पास हो जाएगा। लेकिन जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जो मिडिल क्लास लोग आए थे, जिसमें से 2 बड़े स्मार्ट थे, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, वोटिंग जो होगी ना वो अब 1-1 करके नहीं होगी, अब वोटिंग होगी जितने लोग हैं उस हर इंसान का अपना एक वोट होगा, हर एक इंसान का वोट होगा, मतलब ग्रुप का वोट नहीं होगा, हर इंसान का एक वोट होगा। मतलब 600 लोग हमें, तो 600 इंसान सबका अपना एक इंडिविजुअल वोट होगा। और यहाँ से शुरू होती बात डेमोक्रेसी की, हर इंसान का अपना वोट। समझ रहे हैं, आ रहा ना मजा आपको कि कैसे हो रहा है। तो हर इंसान का अपना वोट, अब सब ऐसे पूरे ग्रुप का एक वोट ही, हर इंसान अपना वोट डाले, अपनी मर्जी से वोट डाले। ये लोग अड़ गए, पीजेंट्स लोग नहीं हम तो करेंगे, राजा का नहीं पुराना सिस्टम वो सही था। इसको लेकर विवाद ज़्यादा हो गया, विवाद ज़्यादा हुआ तो जो तीसरे लोग थे पीजेंट्स वाले, किसान वाले, ये उठ के चले गए और जाके एक बगल में कोई कोर्ट था, टेनिस मैच होता है ना, टेनिस का खेलते हैं इसमें हम, वैसे कोई उनका ग्राउंड था, कोई उनका कोर्ट था, उसका कुछ था, वहाँ पे चले गए, वहाँ पे जाके मीटिंग करना शुरू कर दी उन्होंने और बोला कि हम हैं जनरल असेंबली, हम ओरिजिनल लोग हैं, क्योंकि 90% तो हम ही लोग हैं ना, रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये लोग तो फादर और राजा है, इनको कौन है, हम हैं मेन लोग, हम हैं जनता की आवाज़। और वो अपने आप को उन्होंने स्टेट जनरल असेंबली घोषित कर दिया उन्होंने, बोला हम हैं, और कसम खाई कि जब तक, देखिए नीचे बड़ी फ़ोटो, बड़ी इंटरेस्टिंग फ़ोटो है, दिखाऊंगा मैं आपको, ये सब तो मैं पढ़ा चुका हूँ आपको ना। ये देखिए कि जब तक हम लोग ऐसा कानून नहीं बना लेते कि राजा की शक्ति को कंट्रोल किया जाए, कि राजा ऐसा नहीं कि अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर देगा, जब तक हम इस असेंबली को भंग नहीं होने देंगे, हम हटेंगे नहीं, हम कानून बना के दम लेंगे। सब लोग, जो बीच में बंदा बोला सबकी तरफ अध्यक्ष था, उसकी तरफ हाथ खड़े करके कसमें खाई, लोग उबल रहे थे, गुस्से में थे। अब नॉलेज भी आ चुकी थी, पढ़ाई हो चुकी थी, जानते थे कि इक्वालिटी क्या होती है, हक क्या होता है, जान रहे थे। जनरल असेंबली की बात करते हैं। इसी बीच में क्या हुआ, जब ये बातचीत चल रही थी तो अफवाह फैल गई भाई। अफवाह ये फैल गई कि जो जागीर, कुछ लोगों ने कहा कि जो ज़मींदार है वो उसने गुंडे हायर कर लिए हैं और पूरे जो खेत हैं उनको जलाने की बात चल रही है। और पब्लिक ने अटैक कर दिया, पब्लिक ने हथियार ले लिया, पब्लिक ने ज़मींदार को पीटना पाटना शुरू कर दिया। ऐसा हर जगह हो गया, त्राही मच गई। अच्छा, दिक्कत क्या, एक चीज़ और हो गई थी कि जब ये चल रहा था, इसी बीच में वहाँ पर जो मानसून है, बारिश है, वो बेकार हो गई, तो फसल अच्छी नहीं हुई। फसल अच्छी नहीं होने से क्या हुआ कि जो महंगाई बढ़ गई और जो ब्रेड हैं उसके दाम बहुत बढ़ गए, तो लोग खाना नहीं खा पा रहे थे, बहुत दिक्कत हो रही थी। तो इसके लिए उन्होंने अटैक कर दिया, बिल्कुल लूट पाट मचा दी। कोई जमींदार के घर को लूट रहा है, तो कोई बेकरी की दुकान को लूट रहा है, ऐसा बिल्कुल एक अराजकता फैल गई। अब अराजकता फैल गई, इसी बीच में
लोग अपने राइट्स की बात करते हैं, हक की बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं हम बराबरी का हक में आते हैं, राजा कोई भगवान का भेजा हुआ वो नहीं है, फादर लोग हैं वो चर्च है उसको कोई हक नहीं है कि हम पे टैक्स लगाए, हम सब बराबर हैं, और इस तरह की बातें अच्छी बातें हो रही हैं सब। इस लड़ाई झगड़े के माहौल में, इस सब बातों में अल्टीमेटली राजा लुई 16 ने अपने आप को सरेंडर कर दिया और बोला कि जो नेशनल असेंबली आपने बोला है हम इसको मान्यता देते हैं, आप जो करोगे वो उसको ही कानून माना जाएगा। तो इसी तहत एक राजा किनारे हो गए, राजा पे कंट्रोल करने के लिए कानून बना दिया गया। लेकिन कुछ इसमें और भी चीज़ें थी जिसे हम बाद में पढ़ेंगे कि जो अब कौन लोग वोट डाल सकते हैं। अब जैसे कानून बना तो वोट डाल सकते, जो थोड़ा बहुत टैक्स पे कर सकता है तो उसको वोट डालने का हक था, ठीक है। अब इलेक्शन कौन लड़ सकता है, जो अच्छा खासा टैक्स पे करते थे तो उनको इलेक्शन लड़ने का हक था। तो अभी ऐसा बिल्कुल 100% डेमोक्रेसी नहीं आई है कि हर आदमी वोट डाल दे। औरतें तो वोट डाल सकती ही नहीं थी। फ्रांस की क्रांति हो गई, इतना ज़्यादा रूसों को पढ़ लिया, जॉन लॉके को पढ़ लिया, लेकिन औरतों के लिए कोई कुछ नहीं पूछ रहा है। औरतें अभी भी जारी वैसी की वैसी हैं। औरतें हों और वो लोग जो टैक्स नहीं पे कर सकते हैं उनको किनारे कर दिया गया और रखा गया, ठीक है देख लेंगे आपका, लेकिन वोट वही डाल पाएगा जो टैक्स पे करता है और इलेक्शन वही लड़ पाएगा जो ज़्यादा टैक्स पे कर पाता है। तो इस तरह से बना और अब जनरल असेंबली बन गई। फ्रांस की एक जो पार्लियामेंट है, फ्रांसीसी क्रांति की वजह से एक नया रुख अख्तियार किया। जो मोनार्क राजा था, राजा ख़त्म नहीं हुआ लेकिन राजा की पावर को कम कर दिया गया, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर कर दी गई। मतलब अब राजा निरंकुश नहीं रह गया था, राजा के कानून के दायरे में आ गया था कि राजा भाई इसको ये काम करना पड़ेगा, राजा को हक यही सब है। तो इस तरह से एक निरंकुश तानाशाही से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की तरफ किया, संवैधानिक एक राजतंत्र की तरफ अपने आप को घोषित किया। तो कुछ इस तरह से चीज़ें रहीं इस चैप्टर में। आगे चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कितना इम्पैक्ट इसका रहा, जो आप और समझेंगे। फ़िलहाल ये सब चीज़ें देख लीजिएगा, मैं PDF वगैरह सब मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इतना मैं उम्मीद करता हूँ जो मैं समझा रहा था वो कहानी समझ में आई है। फ़िलहाल कुछ क्वेश्चन बनते हैं मेंस को लेकर जो आपको लिखने हैं अपने घर पे, मैं बाद में आपसे बोलूँगा। पहला है, एक ही क्वेश्चन है, हिंदी में फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? क्या कारण थे, किस परिस्थितियों में फ्रांस की क्रांति हुई? देखिए क्वेश्चन बिल्कुल PCS मेंस में उठेंगे क्वेश्चन ये। फ्रांस की क्रांति किन परिस्थितियों में हुई? इंग्लिश में डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट इन फ्रांस। ठीक है, तो फ्रांस की क्रांति किन परिस्थितियों में हुई, इसका आंसर आपको लिखना है। जब मैं आपको कॉन्फ्रेंसिंग टेस्ट लूँगा उसमें आपसे मैं ऑन द स्पॉट आंसर लिखवाऊँगा। मैं 2 पन्ने का आंसर होगा, लिखिए इसको, जो कम ज़्यादा होगा मैं बताऊँगा इसके अंदर। बाकी किसी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा मुझे। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था, धन्यवाद।